नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। सादाबाद उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में मैं आज सामाजिक विज्ञान की दूसरी कक्षा लेने जा रहा हूं। विगत कक्षा में हमने केंद्र सरकार के बारे में कुछ अध्ययन किया था, जिसमें हमने सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, उनका अध्ययन किया था। उस कक्षा में मैंने बताया था सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसमें हमने व्यवस्थापिका का कुछ अध्ययन किया था। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित रूप से होते हैं। उसमें हमने पढ़ा लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, अब तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है। भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। इसके अलावा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम संख्या उनकी कितनी हो सकती है, इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर राष्ट्रपति के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए संसद की शक्तियों की चर्चा करेंगे। आपकी पुस्तक में संसद की 5 प्रमुख शक्तियां दी गई है, जिसमें सर्वप्रथम पहली शक्ति है विधायी शक्ति। संसद की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है ये मैं बताऊंगा। विधायी शक्तियों की बात करें तो भारतीय संसद को विधायी शक्तियों के अनुसार संघ सूची व समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कानूनों में कोई विरोधाभास उत्पन्न हो गया है समवर्ती सूची के विषय पर, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाए जो कानून बनाया गया है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, वो मान्य होगा, नहीं कि राज्य सरकार का। राष्ट्रहित के लिए अनेक प्रकार के कानून का निर्माण भारतीय संसद करती है। ये सारे कानून विधायी शक्तियों में, भारतीय संसद की विधायी शक्तियों में आते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति की बात करें तो ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और भारतीय संसद एक संविधान के एक बड़े भाग पर संशोधन कर सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संसद के दोनों सदन मिलकर संविधान संशोधन संबंधी कार्य करते हैं और ये साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राज्य विधानमंडलों से भी अनुमति आवश्यक है। तो इस प्रकार भारतीय संसद संविधान संशोधन करने की भी शक्ति रखता है। फिर इसकी तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, भारतीय संसद वित्तीय मामले में बहुत बड़ी शक्ति रखती है। राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्र का बजट तैयार किया जाता है और यह बजट भारतीय संसद की अनुमति के बाद से ही लागू होता है। फिर अगली शक्ति की बात करें तो अगली शक्ति है निर्वाचन शक्ति या निर्वाचक शक्ति। अब निर्वाचन शक्ति कैसे होगी? मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानमंडल के सदस्य मिलकर करते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संसद को निर्वाचन की भी शक्ति प्राप्त है। अगली शक्ति की बात करें तो अगली शक्ति है, पांचवी भारतीय संसद की शक्ति है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति से आशय है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था का अपनाया गया है, जिसके अनुसार भारतीय संसद भारत की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है और मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। इस प्रकार से भारतीय संसद ये प्रशासनिक शक्ति रखती है। प्रशासनिक शक्ति से सीधा आशय है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, प्रश्न पूछने के माध्यम से, उसको पद से हटाने के माध्यम से। इन 5 शक्तियों के अलावा भारतीय संसद के पास कुछ विविध शक्तियां हैं, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। विविध शक्तियों की बात करें तो पहली विविध शक्ति है उसकी महाभियोग प्रक्रिया।
महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने के लिए भारतीय संसद द्वारा अपनाई जाती है। संसद के दोनों सदन मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगर ये दोनों संसद के दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दें कि राष्ट्रपति ने संविधान के खिलाफ कुछ कार्य किया है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार ये भारतीय संसद की एक विविध शक्ति का भाग है। इसके अलावा व्यवस्थापिका का हमने कुछ अध्ययन किया था। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? तो व्यवस्थापिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को पढ़ा। लोकसभा कितनी सीटें हैं, अधिकतम कितनी हो सकती है, कितने सदस्य राज्यों से आते हैं, कितने संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं, इनका प्रमुख कौन होता है, इनका चुनाव कैसे होता है इनके सदस्यों का। फिर हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कितनी इनकी सीटें हैं, कौन कौन से राज्यों से कितने कितने ये चुनकर आते हैं और कौन इनके प्रमुख होते हैं। व्यवस्थापिका के बाद में सरकार का दूसरा कार्यपालिका है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका का प्रधान भारत में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है, जिसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों से आशय है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक कार्यपालिका मुख्य होती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां प्राप्त है, इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। इसलिए राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रमुख या नाम मात्र का वास्तविक मुखिया कहलाता है, और प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। अब राष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रायोजित है, और जो इसकी शक्तियां हैं ये ब्रिटेन से प्रायोजित है। राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है भारत में। इसलिए राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का शासनाध्यक्ष है। अब राष्ट्रपति के उपनाम है, इसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत की कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया कहा जाता है, संवैधानिक प्रमुख कहलाता है भारत का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, ये राष्ट्रपति के उपनाम है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है, उसको कैसे पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले योग्यताएं क्या क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के लिए प्रमुख 4 योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में अपनाई जा सकती है। पहले जिस सदन में ये प्रक्रिया लाई जानी है, तो उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। उसके बाद उस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चलती है, और 14 दिन के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जिस सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं महाभियोग प्रक्रिया के लिए, उस सदन में ये 14 दिन प्रक्रिया चलती है। अगर यह सदन 14 दिन के बाद महाभियोग प्रक्रिया में उसके 2/3 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति ने कुछ संविधान के खिलाफ कार्य किया है, उसे अपने पद से हटना चाहिए, तो ये प्रस्ताव फिर दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन इस राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है, और राष्ट्रपति भी स्वयं या अपने किसी सहायक के माध्यम से इन आरोपों के ऊपर जवाब दे सकता है उस सदन में जाकर। अगर ये भी सदन 2/3 सदस्यों से ये प्रस्ताव पारित कर दे हाँ राष्ट्रपति ने कुछ संविधान के खिलाफ कार्य किया है,
तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यह है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया पढ़ने के बाद राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है, ये तो उसको पद से हटने की हमने पढ़ ली महाभियोग प्रक्रिया। उसके बाद उसकी शक्तियां क्या है, तो शक्तियां दो प्रकार की दी गई है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। अब सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो उसमें सर्वप्रथम पहली शक्ति है विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति विभिन्न संघ का कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते अपने अधीनस्थों या विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, इनको शपथ दिलाता है। इनके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति व नियंत्रक महालेखा परीक्षक व महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर सैन्य क्षेत्र में शक्ति, सैन्य क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। साथ ही वे युद्ध व संधियों की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि युद्ध की घोषणा या समाप्ति राष्ट्रपति संसद की सलाह पर करता है, इसलिए इसमें सर्वशक्ति संसद की है। संसद के निर्देशानुसार ही वो कार्य करता है। इसके बाद राष्ट्रपति वैदेशिक मामलों में भी कुछ शक्तियां रखता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां, कूटनीतिक संधियां, दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति, उच्चायुक्तों की नियुक्ति, ये सारे कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भी विशेष शक्ति रखता है। इनके अलावा राष्ट्रपति कुछ न्यायिक शक्तियां रखता है, जैसे समाधान करने की शक्ति। राष्ट्रपति किसी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, सजा बरकरार रख सकता है। ये अनुच्छेद 72 के अनुसार उसकी समाधान प्रदान करने की शक्ति है।